नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बेहद चेतनशील विषय पे बात करने आया हूं मैं। एक चिंता का सबब है। मैं जहां बैठा हूं अभी, यहां का AQI 700 से ज्यादा है। और कहते हैं 25 के आसपास होना चाहिए, 25 50 30 के आसपास होना चाहिए, 100 के आसपास हेल्दी लाइफ के लिए। मैं फेफड़े में जो हवा ले रहा हूं वो बेहद जहरीला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं NCR में हूं, नेशनल कैपिटल रीजन में हूं। और नेशनल कैपिटल रिजर्व, इस इलाके का जो आबो हवा है बिल्कुल विषैला हो चुका है, जहरीला हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे तमाम लोग सोच रहे हैं। इसी बीच में इसे कहते हैं लाइफ लाइन है इस NCR जोन का, या गुजरात से लेकर के आप कह लीजिए, गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, और ये NCR का इलाका जो है, आप मोटे तौर पे कह लीजिए रायसीना हिल्स, जहां पे राष्ट्रपति भवन है, अपना संसद भवन है। इस पूरे 800 के रेंज में जैसे चीन ने एक मानव निर्मित दीवार बना रखी है, वैसे ही नेचर ने इस भारत भूमि को एक दीवार दे रखी है। उस दीवार का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। वो बिल्कुल इसी दीवार के भांति है। इस पूरे इलाके को, यहाँ की आबो हवा कैसी रहेगी, ठीक रहेगी नहीं रहेगी, यहाँ का जल स्तर कैसा रहेगा, यहाँ का बायोडायवर्सिटी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव रहेंगे, जीवन बचेगा नहीं बचेगा, इसका पूरा इंतजाम इस दीवार ने कर रखा है। तकरीबन 800 किलोमीटर लंबी दीवार है। और पर्वत श्रृंखलाएं छोटे बड़े हैं, कुछ 100 मीटर के, कुछ 100 मीटर से नीचे, कुछ बड़े 20 मीटर के। पूरा पहाड़ी इलाका है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, दिल्ली से जयपुर चले जाए, जयपुर से अहमदाबाद पूरा चले जाए, अरबियन सी के पास से। कहते हैं मानसून जो बरसात करता है नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में, इसी की देन है। अगर ये पर्वतमाला नहीं होती, ये मानव निर्मित नहीं, प्रकृति निर्मित जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, अगर नहीं होती, तो दिल्ली भी रेगिस्तान का हिस्सा होता। थार मरुभूमि होता, बालू होता, पानी नहीं होता, पहाड़ नहीं होता ये तो। लेकिन बीते 20 नवंबर को एक फैसला आया। फैसला क्या आया है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए सुप्रीम कोर्ट को। उस सुझाव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया कि 100 मीटर से ज्यादा ऊंची या 100 मीटर तक के पहाड़ियों को छोड़कर, इस पर्वत श्रृंखलाओं में से उनको छोड़ करके, उसके नीचे की जितनी पर्वत श्रृंखला है उसमें खनन किया जा सकता है, उसका उत्खनन किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। तो आप अनुमान लगाइए, तकरीबन 99% ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं। इन सब के सफाई का इंतजाम हो गया है। कहते हैं लाखों करोड़ों रुपए का इंतजाम है इसमें, उस खनन माफियाओं के लिए, उस बिल्डर माफियाओं के लिए। अगर इस फैसले को तामील कर लिया जाए तो देखते देखते ये दीवार जो है प्रकृति निर्मित है। कहते हैं हिमालय से ही पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कहते हैं भारत का पूरा इतिहास इसमें छिपा है, हल्दी घाटी इसमें छिपी पड़ी है। ये सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। इस विकास के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नाम, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव के मुताबिक दिया है, चेतना झंकृत है NCR के लोगों को, जयपुर के लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों के अंदर। लग रहा है हमको अब क्या होगा, हम तो जी लिए, हमारी भावी पीढ़ी कहां जाएगी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए, इस चेतनशील मसले पर बातचीत करने के लिए, अगर हमारा जो आज हम कर रहे हैं, या हम जो चुपचाप होकर देख रहे हैं, वो देखना उचित है या नहीं उचित है, इस मसले पर बातचीत करने के जो लगातार 92 से एक लड़ाई लड़ रहे हैं पर्यावरणविद चेतन अग्रवाल साहब हैं, गुड़गांव में रहते हैं। लगातार उन्होंने अरावली को बचाने का काम किया है। यह सौभाग्य की बात है, आज मेरे साथ हैं बातचीत में। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं। पहले अभिवादन करता हूं चेतन जी, आपका नमस्कार। दूसरे विंडो पर आप दिख रहे होंगे। और ये मुझे थोड़ा बताइए दर्शकों को सामान्य भाषा में, आखिर मामला क्या है, ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, और हंगामा क्यों उठ खड़ा हुआ है? तो आलोक जी नमस्कार सभी को। ये सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर का 2025 का जो फैसला है, ये बहुत ही अ, चिंताजनक है, आश्चर्यजनक है, और मतलब उससे ज्यादा भी आप कोई और शब्द इस्तेमाल कर सकें तो वो सब भी इस पे अप्लाई हो जाएंगे। इस फैसले में दो हिस्से हैं इसके, जो मेन जिसमें लोगों को चिंता है वो है कि अरावली की उन्होंने एक परिभाषा दी है। और बोला है कि अरावली उस इलाके को, पहाड़ियों को माना जाएगा जो पहाड़ियां 100 मीटर से ऊंची हैं, लोकल लोकल हाइट पे। मतलब जो पहाड़ी की के तट पे जो जमीन है वहां से अगर 100 मीटर ऊंची है तो उनको अरावली माना जाएगा। और इसका ये मतलब, और अगर दो पहाड़ियां 500 मीटर की, उनके बीच में अगर कुछ जगह है 500 मीटर से कम दूरी पे है, तो बीच वाला इलाका को भी अरावली माना जाएगा।
तो ये जब ऑर्डर आया, तो इससे जो लोग हम जैसे काम करते हैं, तो इससे हमें बहुत ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि ये एक तरीके का डीमोनेटाइजेशन है कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम है, अब वो अरावली नहीं रहेंगी, उनका अरावली का अस्तित्व खत्म हो गया। जो रूल, जो कानून है, जो लॉज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने 10-15 ऑर्डर है, जो कहते हैं कि आप अरावली को बचाइए, अरावली में माइनिंग को कंट्रोल रखें, अरावली में इमारती कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, जहां भी अरावली शब्द आता है उन कानूनों में और जजमेंट्स में, अब उस शब्द का मतलब बदल जाएगा। उस शब्द का मतलब अब ये होगा कि जहां अरावली लिखा है, उसका ये मतलब होगा कि 100 मीटर से ऊंचे वाले पहाड़, अरावली के पहाड़। तो इसका इम्प्लीकेशन, तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहाड़ 100 मीटर से कम है अरावली के, ये वो अब 800 अरावली। किलोमीटर का जो दायरा है, उसमें से कितनी हाँ, पहाड़ियां या कितने पहाड़ होंगे 100 मीटर या 100 मीटर से ज्यादा होंगे, या कितनी तो बड़ी ये जो, संख्या है? ये आपका बहुत ही स्वाभाविक सा लॉजिकल सवाल है, और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था, पर्यावरण मंत्रालय से, कि जो उन्होंने अपनी एक्सपर्ट, ये जो कमेटी की रिपोर्ट दी, कोर्ट ने बनाई थी कमेटी को, तो ये कि ये जो नई परिभाषा जो ये लेकर आए थे, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की पुरानी परिभाषा थी, तो इन दोनों में क्या फर्क था? ये नई परिभाषा को लेने की क्या आवश्यकता थी जब पुरानी परिभाषा आपके पास थी? तो ये डेटा इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया कोर्ट पे। और इनके पास जो फॉरेस्ट सर्वे ने 15 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के ऑलरेडी सर्वे कर चुके थे, पूरे 244 नक्शे शीट को पूरा सर्वे करके, कॉन्टूर लाइन निकाल के, उनको डिजिटाइज करके, तो उन्होंने निकाला था कि इन 15 डिस्ट्रिक्ट में 40,481 किलोमीटर अरावली का क्षेत्र आता है, जो उन्होंने मैपिंग करी थी। इसके अलावा जो ये जो था, जो आप कह रहे कितनी पहाड़ियां थी, तो ये नंबर कोर्ट को नहीं दिया। जो ये 40,000 किलोमीटर का इन्होंने मैपिंग करी थी, ये नंबर अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा। तो कोर्ट को बस ये बोला कि दो डेफिनेशन थी। जो एक तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का 3 डिग्री स्लोप डेफिनेशन था। 3 डिग्री मतलब ऐसे जहाँ थे जी, स्लोप थोड़ा सा वेट वेट था, चढ़ाई, ऊंचाई से बढ़ा। हाँ, जी चढ़ाई चढ़ाई शुरू होती है, जहाँ चढ़ाई शुरू होती है, वो उसके ऊपर का सारा एरिया को पहाड़ बना था उन्होंने, मोटा मोटा। जी। तो उसमें 40,000 किलोमीटर आते हैं, ये नहीं बताया। कितने पहाड़ आते हैं, ये नहीं बताया। फिर जजमेंट के आने के एक हफ्ते बाद, नवंबर 27 के करीब, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के आधार पे, कि जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां हैं वो 1,000 कुछ हैं, 1,048। और जो 100 मीटर से कम की पहाड़ियां हैं, वो है 1 लाख से ज्यादा, करीब 1,17,000। अच्छा। तो एक तरफ 1,000, दूसरी तरफ 1 लाख। और कोर्ट कह रहा है कि जो, और जो 1,000 है वो 1 लाख वाली डेफिनेशन में सम्मिलित है। अच्छा, जो मतलब पूरा पूरा जो एक पूरा बेल्ट मिल गया उत्खनन के लिए, खनन के लिए। इस परिभाषा में अगर जी बिल्कुल। खरा उतारा जाए अरावली पर्वतमाला को, सिर्फ 1000 हाँ, पर्वतमाला को माला जाए, तो वह पूरा इलाका खुला हो गया। लेकिन ये बताइए कब तक इसमें नहीं, पाबंदी ये लगनी ये पड़ेगी? ये ये चक्कर क्या है ना, कि इमीडिएटली नहीं खुलेगा। अच्छा। आपको माइनिंग करने के लिए सारी परमिशन तो चाहिए, फिर भी जी। आपको फॉरेस्ट क्लियर, अगर जंगल में करनी है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना होगा। अगर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो ये इमीडिएट इशू नहीं है कि कल शुरू हो जाएगी। पर इशू ये है कि आपका जो जो भी प्रोटेक्शन अरावली के नाम पे था कानून में और जजमेंट में, वो उसकी परिभाषा बदल चुकी है। तो वो अप्लाई सिर्फ उन 1% पहाड़ियों पे करेगा जो 100 मीटर से ज्यादा है। जो 99% पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम है, उनको आप अरावली नहीं कहेंगे लीगली। तो ये एक तरीके से उनका डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। एक मुझे और बताइए, मुझे लगता है मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की पहल पे 1985 से शायद ये अरावली के इलाके में खनन वगैरह काम रेगुलराइज है, रोका जा रहा है। सरकार को बार बार कहा जा रहा है
कि नहीं बचाओ बचाओ, कोशिश अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट करती रही। अब शायद लगता है फ्यूज हुआ है। मामला कैसा है सुप्रीम कोर्ट में, पूरा मामला कैसे तो चला, ये क्या चला? एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो अरावली की अभी तक जो पॉलिसी रही है उस पर एक तरीके से पलटी खाई है, यही कह सकते हैं। क्योंकि जो पुराने पुराने जो जजमेंट थे वो सारे कॉन्जर्वेशन और बचाने के फेवर में थे। 2002 में था कि दिल्ली के 5 किलोमीटर दायरे में हरियाणा की साइड में अरावलीज में आपके यहाँ खनन बैन हो गया 48 घंटे में। क्योंकि उस समय बहुत गहरी खानें थी, वो भूजल तक पहुंच के उसके नीचे चली गई थी, भूजल को पंप करके निकाल के फिर और गहरा माइनिंग करती थी पूरा भूजल को। मतलब 12 महीने चल रहे थे, इतना पानी निकाला जा रहा था भूजल। तो उस ऑर्डर में लिखा था कि 5 किलोमीटर के दायरे में अरावली में माइनिंग नहीं हो सकती। अब उसी ऑर्डर को अगर हम फिर से देखते हैं नवंबर 20 के बाद, अब उस ऑर्डर का ये मतलब होगा कि अगर अराव कोई पहाड़ी 100 मीटर से ऊपर है तो उसमें माइनिंग नहीं हो सकती। ये इसका इम्प्लीकेशन और रिस्क इस ऑर्डर का सबसे बड़ा ये डेंजर इसका ये है। सारे ऑर्डर एक तरीके से वो भी 99% उनकी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि 99% एरिया में वो अप्लाई नहीं करेंगे। ये तो एक ये बार फिर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहते हैं कि 2002 के आसपास पूरा पहल हुआ था, जल माफिया, पानी माफिया, टैंकर माफिया हावी था। पहाड़ के नीचे से पानी निकाल रहा है, खोद रहा है, निकाल रहा है, सब कर रहा है उन्हीं गड्ढों से। अब वो फ्री हो गया, फ्री हो जाएगा। वो भी इशू है, वो भी इशू है, क्योंकि जो अरावली में जो पानी बारिश होती है वो भूजल उसका जो रिसाव है, इन्फिल्ट्रेशन जिसे कहते हैं, वो बहुत बढ़िया इलाका है। क्योंकि हालांकि पथरीला है पर इनमें क्रैक्स बहुत सारे होते हैं। तो जो क्रैक्स है उनमें पानी घुस के वो भूजल में जाता है, और ये साफ पानी होता है। ऊपर कोई अरावली में कोई प्रदूषण नहीं है, तो ये एक तरीके से आपका ऑर्गेनिक मिनरल वाटर जिसे कह सकते हैं। अरावली से आपको वो देन मिलती है सबसे वैल्यूबल अरावली की हमारे लिए, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज, भूजल का जो रिचार्ज है ये है। तो इसको हाँ, ये भी एक एंगल है सबसे बड़ा। तो दिल्ली एनसीआर गुड़गांव फरीदाबाद इस बेल्ट में तो रियल एस्टेट का अ, जो बढ़ावा मिल सकता है इस ऑर्डर से। क्योंकि जो अब जोनिंग है हमारे एनसीआर में, एक रीजनल प्लान है, उसको कहते हैं एनसीआर का रीजनल प्लान 2021। उस प्लान के तहत एक जोनिंग कैटेगरी है नेचुरल कंजर्वेशन जोन। एनसीजेड में एनसीजेड में अरावली के इलाके और जंगल के इलाके सारे इंक्लूडेड है सब इसमें। और जो इसमें रूल बनाया हुआ है कि एनसीजेड नेचुरल कंजर्वेशन जोन में आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई बना नहीं सकते बिल्डिंग। और सिर्फ 0.5% तक अलाउड है, वो भी अगर आप कोई पार्क या ऐसा कोई बड़ा सेंचुरी वगैरह बना रहे हैं उसके तहत। तो आधे परसेंट में तो बाउंड्री वॉल भी नहीं बनती। 1 एकड़ में आपको 20-30 गज मिलेंगे। तो इस तरह का जो जोनिंग थी जिसमें आप लाइसेंस नहीं दे सकते अरावली के अंदर या जंगल में, अब उस जोनिंग का मतलब बताइए क्या बचेगा। अगर 99% पहाड़ अरावली नहीं रहे, नॉन अरावली हो गए, तो वो जोनिंग जो अरावली के ऊपर अप्लाई करते हैं वो इन पहाड़ों पे अप्लाई नहीं होगी। तो अब यहाँ सरकार लाइसेंस दे सकती है। चेतन तो जी, आप ये इसमें रिसर्च पे बहुत काम कर रहे हैं अरावली और बाकी इन्वायरमेंट पे। एक जो अरावली से दूर है लोग, मैं 4 राज्यों से दूर की बात कह रहा हूं, अगर हमें कोई उत्तर प्रदेश या कहीं और दूर सुन रहा है या दुनिया में जहां कहीं भी, तो अरावली का महत्व थोड़ा बता दीजिए, है क्या अरावली ये चीज? तो ये एक हिंदुस्तान की और शायद दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला माना जाता है, फॉर माउंटेन हिल रेंज। ये गुजरात से, जैसे आपने बताया, दिल्ली तक फैली हुई है, करीब 700 किलोमीटर होगी। और इसमें ये, बिकॉज ये इतने पुराने पहाड़ हैं तो इनमें ये काफी, मतलब इनमें भूकटन धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल में, तो कहते हैं ये करीब 200 से 300 करोड़ साल पुराने पहाड़ है, या कुछ 100 करोड़ साल होंगे, मतलब 1,000 मिलियन ईयर्स या 1 बिलियन ईयर्स। तो ये बहुत पुरानी पहाड़ है। तो इनमें इनकी जो मेन हमारा जो वैल्यू है हमारे लिए, वो है कि
पूरे नॉर्थ इंडिया में जो जंगल बचा है अब, मतलब प्लेन इलाके में, जहाँ खेती हो सकती थी वहां पे मतलब पिछले 1000 2000 सालों में सब जंगल साफ करके खेत बन चुके हैं, या अब अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। तो जंगल सिर्फ वहां बचे हैं जहाँ खेती पॉसिबल नहीं थी, जहाँ हो नहीं पाती थी, जिसे गैर मुमकिन इलाके कहते थे। तो गैर मुमकिन पहाड़ जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अरावली के लिए टर्म है, वहीं ज्यादातर हरियाणा में जंगल बचे हैं। राजस्थान में भी पहाड़ में अरावली में ही बचे हैं, समतल एरिया में कुछ खास नहीं बचा है। तो हमारा बचा कुचा छोटा सा जंगल अरावली में है। जंगली जानवर भी ज्यादातर यहाँ है, जो तेंदुए हैं वो अप डाउन इसी पहाड़ी में करते हैं। ऐसे 20 तरह के दूध पिलाने वाले मैमल हैं। फिर 300 400 चिड़ियों की प्रजातियां जो इधर आती हैं और रहती हैं, और या परमानेंटली या जो जाड़े में आती है, नीचे या गर्मी में आती है। फिर जानवर हैं, चिड़िया हैं, फिर भूजल का जो यहाँ पे रिसाव होता है, ये सब बहुत। और सबसे जैसे कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे इलाके में फर्क पड़ता है, वो जो रेगिस्तान की हवा आती है, जिसमें धूल और रेता होता है, वो अरावली से जब टकराते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और वो धूल नीचे गिर जाती है। तो अगर आप गूगल अर्थ में देखेंगे नक्शों में, तो अरावली के जो बाएं साइड में, जो पश्चिम वाले जो इलाके हैं, उनमें ज्यादा रेत के टीले दिखाई देते हैं। वो टीले, वो भी लाखों हजारों सालों से रेत इकट्ठी हो रही है वहां पे। तो ये पूरे जो नॉर्थ इंडिया के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि अरावली की तो यही है। ये उपहार है, मोटे तौर पे कहते हैं मानसून भी इसी अरावली पर्वतमाला से टकरा करके नॉर्दर्न इंडिया में बरसता है। अरविंद सागर हाँ, साहब। इसका भी जरूर प्रभाव पड़ता है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है और उसका उसको एक तरीके से इस पे प्रभावित करता है। दूसरा ये तो गर्मी का मामला है, ठंड में कहते हैं साइबेरियन वर्ड्स जो आते हैं, यही हाँ, मैग्नेटिक पॉइंट है अरावली पर्वत श्रृंखला ही, जहां बर्ड सेंचुरीज वगैरह हैं। ये सारे के सारे यही चले आते हैं क्या? तो जैसे सुल्तानपुर सेंचुरी है, भरतपुर है, तो सुल्तानपुर भी इसी इलाके में आती है, अरावली के थोड़े से आसपास पानी के जो पॉइंट्स हैं। हाँ, तो ये ऐसे इंडियन कई। स्पिरिचुअल पॉइंट भी शायद बहुत सारा है यहाँ अरावली के अंदर में। भर्तहरी का जगह कहते हैं जो गोरखनाथ के गुरु थे। इनफैक्ट हाँ, आबू, ये बोलते हैं उन सारे जगहों पे अपने आप में काफी भीड़ रहती है। हाँ। और स्पिरिचुअलिटी। दूसरे तरह के यहाँ पे जो सेक्रेट ग्रोव जिसे कहते हैं, जो पुराने जंगल हैं, जो लोगों जिन पे लोगों की आस्था है, जी। उनकी भी बहुत अहमियता है। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन में कितना देर है, कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन हंगामे का जो दौर है, मुझे नहीं लगता कि इसको एक बार फिर से सरकार को सोचना पड़ेगा। बार बार मंत्री भूपेंद्र यादव जो खुद ही राजस्थान से आने वाले हैं, इसके महत्व को समझते हैं, आके क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं। तो क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? आपने भी सुना होगा भूपेंद्र यादव साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या सरकार का कोई मूड लग रहा है जनता के दबाव में, जो एक एक अपने हिसाब से विप्लव उठ खड़ा हुआ है, राजस्थान में काफी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, गुड़गांव के आसपास लोग बाहर निकल आए हैं, क्या इस दबाव में आके सरकार रीथिंक करेगी इस मसले पर? भाई, इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो अगर सरकार को लगता है कि उन्होंने डेटा जो था कोर्ट को नहीं बताया, या उनसे कुछ गलती हो गई, तो सरकार वापस कोर्ट में जा सकती है। और जो उनके पास डेटा है, जो इंडियन एक्सप्रेस में छप चुका है या उनकी अपनी रिपोर्ट के में था, पर उन्होंने कोर्ट के सामने नहीं रखा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा, वो डेटा अब कोर्ट के समक्ष वो खुद ले जा सकती है। कोई इसमें रोक नहीं है। तो सरकार के पास मौका है अभी भी, जब कोर्ट खुलते हैं तो ये डेटा कोर्ट के पास वापस ले जाएं और अपना स्टैंड बदल दें। अगर सरकार अपना स्टैंड बदल देती है तो कोर्ट तो व्यवहारिक है, अब तो वो अपना भी ऑर्डर बदल देगी। तो सरकार के अगर मंशा है, सरकार तो आराम से कर सकती है, मंशा की बात है। ये अगर वाला सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको लगता है किसी ने डिजाइन करके ऐसा करवा दिया हो सरकार से? भाई, मतलब हमें जो दिख रहा है वो ही बता सकते हैं। जो दिख रहा है कि 20 25 साल से सुप्रीम कोर्ट अरावली को बचाने के ऑर्डर दे रही थी, सडनली एक ऐसा ऑर्डर दे दिया जो आप अगर पहले से पढ़ेंगे तो लगता है चलो 100 मीटर पुराना राजस्थान माइनिंग का मापदंड था, उन्होंने कोर्ट में स्वीकार कर लिया। पर जो एफएसआई, जिसने उनके कहने पे मैपिंग करी थी 2010 के में कहने पे, उसको आपने
कूड़े के बस्ते में एक तरीके से डाल दिया। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अगर आपको जंगल को बचाना था, अरावली उसको, जो कोर्ट हर बारी कहता है, इस ऑर्डर में भी लिखा है कि हमारे अरावली बहुत ही मतलब प्रेशस है, बहुत ही हमारे लिए प्रिय है, जरूरी है, उनकी बहुत अहमियत, वैल्यू है। तो ये एक तरफ तो ये कहना और दूसरी तरफ कहना कि 99% अरावली अब अरावली नहीं रहेंगे, ये दोनों बातें साथ में मतलब खटकती है। थैंक यू सो मच चेतन जी। आप बड़ी मददगार होंगे मेरे लिए। मैं चाहूंगा इस श्रृंखला जारी रहे, लोग समझें कि अपनी विरासत को संभालना, वंदे मातरम बोलने से नहीं बात बनती है, उसके लिए काम करना होता है। जब आप जैसे लोग जो लगातार पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, ये मातरम का बंदे, ये माँ का बंदे तब होगा इस धरती का, जब पर्यावरण या परिस्थिति तंत्र को हम बचाए रखेंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। सो मेनी थैंक्स टू यू। थैंक यू, वेरी नाइस टू स्पीक विद यू इतने साल बाद। थैंक यू आलोक जी। थैंक यू।